नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं संदीप कुमार। आज हम इन लोगों से मिलेंगे जो लोग हमेशा समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, या फिर नशाखोरी के खिलाफ जो मुहिम है, या फिर समाज सेवा के और काम हैं, और उन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे इस साइड में हरपाल हैं और इस साइड में है सुनील संधू। तो हम बातचीत शुरू कर लेते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, जो ज्वलंत मुद्दे आज युवाओं के भविष्य से साथ जुड़े हुए हैं, भविष्यों जो युवाओं का है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी हरपाल जी, अगर बात करें जो नशा है, नशे का कारोबार कहें या फिर नशे की लत कहें, आजकल युवाओं में हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, और आप लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए हैं उसमें क्या कुछ देखते हैं आप? किस तरह युवा नशे की ओर धकेला जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सब और उनका परिवार सकुशल और स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय को और इस जागरूकता के अभियान में आप हमारा माध्यम बने हैं, हम आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हरपाल जी, अगर बात करें, आपने जो मुहिम जो छेड़ी है उसे कैसे देखते हैं आप? किस तरह आज युवा नशे की ओर जा रहा है, कैसे लगा आपको? मैं देखिए, ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है। नशा जो है पूरी दुनिया का एक वैश्विक मंच पर बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे आज की डेट में हम देखते हैं तो भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर युवा आबादी में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं। और जो विदेशी जो ताकतें हैं, चाहे पाकिस्तान है, चीन है, तो उनका मकसद जो है कि भारत को किसी भी तरह से कमजोर करना, और उन्होंने इस कमजोरी को हमारी को पकड़ लिया है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर आप आंकड़ों के हिसाब से अगर आप उठाते हैं तो 30 लाख करोड़ का अवैध नशे का जो कारोबार है पूरी दुनिया के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देशों की संख्या है 251 है, और अमेरिका के हिसाब से अगर आप देखेंगे 196 देशों को अमेरिका ने मान्यता दे रखी है। आधिकारिक तौर पर हम अगर मुद्दों के आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 195 देश आधिकारिक तौर पर मौजूद है। तो हम फिर से आते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जो नशे का कारोबार फैला हुआ है, 30 लाख करोड़ का वो व्यापार है, अवैध नशे का जो कारोबार है पूरी दुनिया में। तो अब हम आते हैं अपने देश पर। हमारे देश के अंदर दैनिक भास्कर के आप उठा लीजिए, दैनिक जागरण के आप उठा लीजिए, या आरटीआई के माध्यम से आप देख लीजिए, 10 लाख करोड़ का जो नशे का अवैध कारोबार है वो हमारे भारत को खोखला कर रहा है। और यही हमारा जो मकसद है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो युवा है वो नशे की वजह से ना मरे। तो हमारा मकसद है, इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। हमारा जो देश है एक परिवार है, हमारा समाज जो है वो एक परिवार है। अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हम एक घर के तौर पर रह रहे हैं, हमारा जो समाज है, हम पूरा देश जो है समाज में एक घर के तौर पर हम रहते हैं। मान लीजिए हमारे साइड वाले कमरे के अंदर लाशें सड़ रही हैं, क्या हम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा व्यक्तिगत तौर पे जमीर ये इजाजत नहीं देगा। जो हमारा समाज है वो भी एक घर है, और हमारे साइड वाले कमरे के अंदर लाशों का ढेर लग रहा है, वो एक जीवंत तौर पर है, नशे के तौर पर है। तो ये जो समस्या है बहुत गंभीर है। जितना जल्दी हम इस समस्या के अंदर आकर के इस मुहिम पर नशे के प्रति जागरूकता फैलाएंगे तो हम अपने देश के युवा को बचा सकते हैं। क्योंकि हर देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा है, और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी आज टूट रही है। तो मैं सभी से, हर माता पिता से, हर नौजवान से यही अपील करता हूं, यही मेरा मकसद है। हम जो है अभी पूरे शहर के अंदर होर्डिंग के माध्यम से, क्योंकि सांकेतिक जो प्रदर्शन होता है वो हम बोर्डों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का हम काम करेंगे। और इस मुहिम को, क्योंकि कोई भी इंसान जो है उसकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो कोई भी चीज यहाँ पर असंभव नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हम नशे के प्रति जागरूकता फैलाने में आप हमारा माध्यम बन रहे हैं। तो मैं दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये वो तमाम आंकड़े थे, जो तमाम आंकड़े उन बड़े सियासतदानों को उठाने चाहिए थे, जो चुनावी दौड़ में चल करके बड़े बड़े वादे और दावे तो करते हैं, लेकिन इस तरह के जो रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े हरपाल ने पेश किए हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने वाली बात है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि 2016 के अनुसार 16 करोड़ युवा हमारे देश का नशे की गर्त में चला गया था, जिसमें से बड़ी ही गंभीर बात है, 1.5 लाख जो है युवतियां हमारे देश की नशे की गर्त में है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों की है, ये न्यूज चैनल की है, और ये आरटीआई के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। क्योंकि हर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनको नहीं पता है नशे का। देखिए, नशे 2 प्रकार के लोग करते हैं।
एक इंसान वो है जो मतलब शराब की इतनी गर्त में वो चला गया है कि वो कहता है, उसकी सोच बन गई है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। और एक सामाजिक तौर पर हम देखते हैं कि इंसान, सुनील संधू भाई है भाई, इंसान बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको शराब ने खो दिया है। तो हमारा मकसद जो है इसको बचाना, क्योंकि जो भाड़ में जिसके लिए दुनिया चली गई है उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके परिवार को, उसके बच्चों को हम नशे के बारे में जागरूक कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास उसको लेकर भी होना चाहिए कि उसको भी हम इस दलदल से बाहर निकाल लें। तो हमारा जो मकसद है, जो युवा नशे से अभी दूर है भी, वो हम उसमें कामयाब हो जाएं कि वो उस युवक को हम बचा सकें, वो नशे से दूर रहें। तो मैं चाहता हूं, मैं दिल से, मेरी यही इच्छा है कि कोई भी युवा जो है नशे से उसकी मौत ना हो। तो तमाम मुद्दों को आप भी जहन में डाल लीजिए, क्योंकि इस मुहिम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और इस मुहिम से जुड़कर आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं और युवाओं के भविष्य में एक सुनहरे मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो हम सुनील संधू से भी वार्तालाप कर लेते हैं। सुनील संधू हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सेवाएं वो दे रहे हैं जो सामाजिक सेवाएं बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े समाजसेवी अपने होर्डिंग्स लगाकर अपने आप को समाजसेवी तो कह रहे हैं, लेकिन उनको पोस्टरों से भी अपनी पहचान करवानी पड़ती है कि ये मैं हूं। लेकिन सुनील संधू पहचान के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। संधू साहब, आपने जो पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, ये समाज सेवा का जज्बा कैसे जागा? ये समाज सेवा का जज्बा भाई साहब वैसे तो मेरे घर से ही जागा है, लेकिन कई साल पहले मैं बताना चाहूँगा, देवेंद्र बबली जी हैं टुवाना से, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी, दिशा सही सोच नहीं। उनकी एक खुद की संस्था थी। तो वो बहुत मतलब भले इंसान लगे। मैं देखता था, सोशल मीडिया पे भी देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ 5-6 साल हमें आपस में मिलते रहते थे। मेरी एक नेताजी के साथ ड्यूटी थी, वो भी आते थे वहाँ। तो मैंने बहुत बार देखा भाई उन्होंने क्या क्या कैंपेन चलाई हैं, लेकिन जिस टाइम मेरी करने की इच्छा थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो हमने सोचा भाई चलो हम ऐसी समाज सेवा करेंगे जो बिना पैसे की है। नौकरी लग गए तब भी मतलब गोदी तो टाइट ही है, तनख्वाह के ऊपर परिवार भी डिपेंड है, और रोज़मर्रा के किसी की मदद भी कर लेते हैं, उसमें से भी करना पड़ता है। तो मैंने जो समाज सेवा की लगाओ, या मैंने भी एक अभियान चलाया लोगों को जागरूक करने का। जैसे पुराने कपड़े इकट्ठे कर लिए, तो वो आपके पास भी हैं, आपके परिवार के पास भी हैं, उन कपड़ों को जो उनमें से साफ़ सुथरे हैं भट्ठे पे दे दिया, झुग्गियों में दे दिया, जहाँ ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद को। और ऐसे ही मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे पौधे लगाने हैं, आपके मीडिया सेंटर के बाहर मैं देखता था, कई बार देखा मैंने, यहाँ भी एक पौधा हर साल लगता था, और अगली साल फिर मैं मीडिया सेंटर में पौधा लगाया। तो इसकी अब हमने लगाया था जो ये है, और इसके ऊपर पुराना एक ट्री गार्ड निकाल के वो भी लगाया हुआ है, और वो पौधा भी हरा है और चल रहा है, नीम का पौधा है। मैं इसके लिए लगा के गया था भी अगली साल कौन आएगा, कोई भी आ जाता है, कोई मतलब किसी पोस्ट पे है या कोई नेता है। मैं मीडिया सेंटर में पौधा लगाया, भाई लगाने के बाद उसको संभालना भी होता है। और नर्सरियों में मिलते हैं, सरकार की तरफ से भी मिलते हैं, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, और हमने खुद भी तैयार किए। इस प्रकार हमने शहर में लगाए, गाँव में बांटे। मतलब इसी प्रकार एक बार हम घर बैठे थे, तो लोगों ने तिरंगे लगा रखे, झंडे, किसी ने किसी पार्टी का, किसी ने किसी पार्टी का। तो वैसे ही बैठे बैठे हमारी बात हुई, तो घर वाली बोली अपन तिरंगा लगाते हैं, वहाँ पूरे गांव में ही लगा देते हैं, लगाने हैं। तो पैसे कुछ उनके पास थे, उनकी जमा पूंजी कुछ मैंने मिलाया, हमने पूरे गाँव में भी लगभग लगाने का प्रयास किया। किसी को भी चाहिए, मतलब एक सैलरी में हर साल तिरंगे लेके आने के लिए खर्च करता हूँ। अच्छा, यानी कि श्रीमती जी जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी इसी काम में लगा देते हैं? मतलब इसी में लगा दिए। फिर उसके बाद हम चलते रहे ऐसे ही। किसी भाई ने फ़ोन कर दिया भाई तिरंगे चाहिए, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से लो, पौधे चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट लो। ऐसे ही फिर कई बार फ़ोन आ जाता है, सोशल मीडिया पे देखते हैं भाई बहुत अच्छा काम है, मतलब पुलिस की छवि जो हमें विरासत में मिली है उसको भी हम संवारने का काम कर रहे हैं। मैं लोग पुलिस के प्रति ये तो कहें, गलत काम कोई भी करता है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे घूमती है वीडियो, भाई अच्छा करता है उसको भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और फिर मतलब ऐसे ही मन में, जैसे आपने ही फ़ोन कर दिया, कल एक भाई ने फ़ोन किया था, एक आंटी जी रहती हैं 4 नंबर गली में अर्जुन नगर, अगर वहाँ उसके रहने का और वो देख ले, मतलब घर तो है ही नहीं उनके पास, सूरों के सुरवाड़े बोलते हैं अपने हरियाणा में, उसमें वो रहती है, उसका बेटा।
तो हम वहाँ क्या करके आ सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको राशन दे दिया और कह के आए एक भाई को, भाई इनको कोई कमरा किराए पे, मतलब भाई साहब जो भी मतलब हमें बोलता है भाई किसी भी टाइप की मदद हो, किसी बेटी की शादी हो, अपने भगवान ने नहीं दी, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि बेटी हमें दी ही नहीं, तो दूसरी बेटी भी हम अपनी बहन बेटी समझ के, जितने हमारे से अपनी टीम के साथ अपने साथी आ जाते हैं, मैं बोल देता हूँ भाई उस दिन शादी में चलना है, किसी ने मेरे साथ चल सकता है, चल के मदद करके आएंगे, जितनी हमारे से होती है हम वहाँ भी जाते हैं। किसी बच्चे को किताब कापी की ज़रूरत होती है, बस ये करते रहते हैं। अब होर्डिंग पोस्टरों की बात आप कर रहे हो, होर्डिंग पोस्टरों से कुछ नहीं होता, ना उस पहचान का कुछ बनता। हमने बहुत देखे होर्डिंग पोस्टर वाले जो ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। मैंने एक समाज सेवी हरियाणा में देखा है, मतलब जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, उसका नाम है देवेंद्र बबली। वो आज उस मुकाम पे है। अब भगवान से मैं यही कहूँगा उन्हें, मतलब इसी प्रकार जैसे वो पहले करते थे, सरकार में मंत्री हैं, आगे भी मतलब मंत्री बन के कई आदमियों का दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद वो लोगों को क्या समझते हैं हम सबको पता है, कोई इन चीज़ों से अछूता नहीं है। और जैसे वो पहले करते थे ऐसे ही लोगों की मदद करें, मेरे जैसे पता नहीं कितने युवा उनसे प्रेरणा लेंगे। जी जी, ये चलो अच्छी बात है, आपने एक अच्छे आदमी का उदाहरण दे करके औरों की भी ये नसीहत दी है कि अच्छे आदमी से कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन कैथल में आपका एक व्यापार का रुका पड़ रहा है, काफी प्रचलन में है, वो सुनील संधू का एक व्यापार है और उस व्यापार ने बड़े बड़े व्यापारियों को धराशायी कर दिया है। क्या कमाते हैं आप उस व्यापार से और क्या वो व्यापार है? उस व्यापार से खुशी मिलती है, मतलब इतनी खुशी मिलती है कि बयान नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ छोटे मोटे जाड़ पड़े थे, हमने ट्री गार्ड डीएफओ साहब की परमिशन से लेकर निकाले थे कुछ पौधे लगाने के लिए। उसमें भी कुछ लोगों को कहा वो हजम नहीं हुई, कुछ डिपार्टमेंट के ही थे, भाई आप ऐसे निकाल दिए, जो पौधा बड़ा हो गया है और उसके लिए वो फांसी बन जाता है, वो निकाले थे हमने। अच्छा, वो उसमें से कुछ टूट फूट बची हुई थी, एक मिस्त्री को बुलाया, वहाँ एक भाई कमरा तैयार कर दे। उसकी लागत आई थी 7,000 रुपये, जिसके अभी भी 2,000 रुपये मैंने देने हैं, 5 ही दिए थे। सुनील भाई हैं अपने एरिया में, चौंकी एरिया में। यू भी सारा ट्रांसपेरेंट है सौदा। हाँ। के लग गया था कितने लेने कितने देने। उसने कहा भाई मैं तैयार करने के और जो उसका सामान लगा उसके पैसे, मैं ठीक है भाई साहब, बोले मैं कोई कमाई नहीं करता। कुछ टूट फूट हमारे पास पड़ी थी, उसको मतलब वेस्टेज को करके उसमें पलाई वगैरह लगा के हमने कमरा तैयार किया, उस पर लिखा खुशियों का व्यापार। और जिसको जरूरत है यहाँ से ले जाएं और जिसके पास फालतू है वहाँ छोड़ जाएं। वो कपड़ों के लिए किया था भाई, कई बार हम हर जगह नहीं पहुँच पाते, कोई आदमी घूमता फिरता आ रहा है जिसके तन पे कपड़े नहीं है, कोई गरीब है, भाई यहाँ से तो उठा के ले जाए। और जिसको के पास फालतू है वो मतलब मैं कहीं बाहर वहाँ नहीं दे सकता, वहाँ चौकी के सामने ही है, उसको छोड़ जाए। वो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा व्यापार, मेरे साथियों के सहयोग से। कल भी मैं देख रहा था, एक आंटी एक बच्चे के साथ वहाँ कपड़े रख के गई है। रात को वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप ड्यूटी वाले भाई कह रहे थे भाई बहुत लोग आते हैं, ले जाने वाले भी और रखने वाले भी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी से इतनी फुर्सत नहीं मिलती। तो ये खुशी है भाई, हमने एक प्रयास किया और उससे बहुत से बच्चों ने कपड़े पहने हैं और पहन रहे हैं। तो आगे किस तरह देखते हैं इस मुहिम को आप? लगातार पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, ये कैथल तो छोटा सा शहर है, हरियाणा के बड़े बड़े वो शहरों में जाकर आप मदद करते हैं जहां पर ना उद्योग धंधों की कमी है, ना समाज सेवियों की कमी है और ना करोड़ोंपति हस्तियों की कमी है। आगे कैसे देखते हैं अपने इस कामकाज को आप और दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पैसे की बात नहीं है भाई साहब, बात है दिल की और नीयत की। पैसे तो पता नहीं किस किस के पास होते हैं और वो ऐसे ही रह जाते हैं। अभी पीछे हम देख रहे थे एक वीडियो, एक अफसर था कोई, उसके घर में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। इलेक्शन के टाइम अब देख लो, पंजाब कहीं भी देख लो भाई, वो कहाँ से आते हैं? अब अपने पास तो जितना है उससे ही करते हैं और किसी में कमी वर्दी वाला नहीं निकाल सकता, क्योंकि लोग वर्दी के प्रति तो पहले ही एक जो छवि जिस नज़र से देखते हैं। मेरा तो एक यही प्रयास होता है भाई, जिसने हमारे से मांग लिया वो तो अपने से मतलब उसने 100 का काम है, ज़्यादा नहीं, या 1 रुपये से हम उसकी जितना भी अपने मतलब कम से कम उसमें जितना हमारा बजट है उस हिसाब से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी जगह नहीं पहुंच पाते। अब आपको पता ही है, चीफ गेस्ट का देखते हैं हम एक मामला, भाई
यहाँ गेम आपने चीफ गेस्ट बनना है, मंत्री को बुलाते हैं या सारे खोल लोगे आप तो। सारे पर्दे पाड़ेंगे। किस लोग कैसे लोगों को बुलाते हैं लोग चीफ गेस्ट, ना उसका करैक्टर देखते ना, और सिर्फ उन्हें एक मतलब होता है कि मुझे ये 11,000 दे के जाएगा हमारे गेम में, ये 20,000 देगा, ये फलाना इतने देगा। जो ज्यादा वाला तकड़ा सा आदमी उसी को बुलाते हैं, फिर वहाँ लिखते हैं समाज सेवी फलाना आएगा। कभी उसका करैक्टर नहीं चेक करते, भाई ये समाज सेवी किस चीज का व्यापारी है और इसने क्या किया है। अब मेरे को जो बुलाते हैं, मैं पहले ही बोलता हूँ मैं पैसे है नहीं देने को, मेरे से कुछ होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मेरे पास है नहीं है। फिर भी बहुत फोन आते हैं, भाई सुनील भाई आपने आना है, हम आपको देंगे। बैच शुरू है सोनीपत में रोहतक के पास, मैं नहीं जा पाया, उन्होंने मेरे को 3100 रुपये भेजे थे। आप मेरी मुँह में बोले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और मैंने मेरे गाँव में भी नशे के खिलाफ एक मैच करवाए थे, कैथल में भी करवाए थे, बहुत कम टीमें आई थी। अब फिर ये तो आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, आप मुख्य अतिथि जाने के भी पैसे लेते हो। नहीं, मैं लेता नहीं हूँ, मेरा मतलब एक ही जगह। अच्छा। पीछे सोनीपत में इनाम बांटे थे 15 लाख के भाई ने, उसने कहा मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। भाई मेरे पास नहीं, बोले मैं आपने आना है, मान सम्मान करेंगे आपका। तो वो डोनेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? भाई पहली बात तो लेते नहीं, अगर कोई 1100 1000 मतलब अपनी इच्छा से उसने दे दिए, किसी भी जरूरतमंद को किताब दुआ दी, या हमने पौधे लगाए थे उनकी देख रेख भी करते हैं, या मतलब इतनी डिमांड होती है लोगों की, किसी न किसी की प्रत्यक्ष रूप से किसी के कैमरे के सामने लोगों को जागरूक करने के लिए करते रहते हैं। अब अरपाल भाई ने गाँव में इनके खेम थे, वहाँ हमें सम्मानित कराया। और एक फौजी की याद में आसे वाला था उकलाना, वहाँ सम्मानित। भाई साहब आपने इनको बुलाया, आपने क्यों नहीं बुलाया किसी बड़े करोड़पति आदमी को? देखिए सुनील जो है, मैं और सुनील भाई एक बैच से हैं, हमने इकट्ठी ट्रेनिंग की है। तो जैसे एक घटना हमारे साथ, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे जब ट्रेनिंग हुई थी तब घटना घटी थी। हमारा बैच का ही एक साथी था, उसका जो है पर्स गुम हो गया था। तो उस टाइम तनख्वाह ही थोड़ी कम थी, लेकिन उसने 3 से 4 महीने की जो है तनख्वाह उस पर्स के अंदर डाल रखे थे। उस टाइम 1,000 के नोट थे, उस टाइम पुरानी करेंसी थी शायद 500 के 1,000 के नोट। तो वो जो पर्स था, अगर मैं चाहता तो किसी को नहीं पता था उस चीज़ के बारे में, जो मेरे बैच वाले हैं वो सब जानते हैं। तो अगर मैं चाहता अपनी जेब में रख सकता था, किसी को पता नहीं चलना था, लेकिन हमारा जमीर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कहाँ ट्रेनिंग करे थे, भोंडसी या करनाल? भोंडसी की बात है, हमारी ट्रेनिंग जो है भोंडसी हुई थी। तो ईमानदारी से बड़ा मेरे ख्याल से धरती पे कोई काम नहीं है, और सबसे महंगा है। हर कोई ईमानदारी नहीं कर सकता है, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो सुनील भाई भी जैसे काम कर रहे हैं, मैं तो इसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। हमने इनको बुलाया क्योंकि ये भी एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं समाज के अंदर। यूथ जो है सुनील भाई को भी फॉलो करता है, और ये जब भी आप इनकी वीडियो देखोगे तो ये किसी ना किसी रूप में इंसानियत के नाते, जबकि इनकी जेब इतना वो अलाउ नहीं करती है उससे ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा कमाई हर इंसान अगर करना चाहे तो सुनील भाई से सीख सकता है। जी। तो हमारा जो मकसद है संदीप भाई, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी आप सब भी हमारे साथ मिल करके समाज के अंदर नशे के प्रति जब तक हम जागृति पैदा नहीं करेंगे, हमारा देश अंदर से खोखला होता रहेगा, ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। जी। जो है वजीरपुर ऐसा कुछ था, मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर चिट्टे का, पंजाब में आपको पता है चिट्टे के नाम से नशा बहुत फेमस है। वहाँ पे जो है उस जो साथी है द मसला के पत्रकार भाई ने उसकी पोस्ट को शेयर कर रखा है, उसकी वीडियो को। अगर आप वो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे 12-12 साल 14-14 साल के नौजवान पंजाब के अंदर मर रहे हैं। तो एक पीछे मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो आप इसको उड़ता पंजाब नहीं, एक अकेले स्टेट को आप दोष नहीं दे सकते, आप इसको उड़ता भारत बोल सकते हैं। क्योंकि 30 लाख करोड़ के जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये नशीले अवैध पदार्थ जो घूम रहे हैं, 30 लाख करोड़ का अवैध व्यापार है। छोटी, आप इसको छोटा नहीं बोल सकते। उसमें से भारत की भागीदारी देखिए आप 10 लाख करोड़ की, ये RTI के माध्यम से है, ये मीडिया प्रभारी जो है, मीडिया बंधु हमारे जो हैं, उनके आंकड़े हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब तक समाज का हर नागरिक इसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं देगा, हम अपने युवा को नहीं बचा सकते। जी। तो एक वीडियो और देख रहे थे हम, सुनील संधू की, सोशल मीडिया पर वायरल है, 2-4 दिन पहले का ही मामला है। एक वीडियो जारी की गई थी और कहा गया था कि ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। वो क्या कुछ मामला था, इस बारे में भी जान लेते हैं। सुनील संधू हमारे साथ हैं जी। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या भाई? वो मामला क्या था, मेरे पास बहुत से ड्राइवर साथी हैं। अगर मैं
देखूं तो मेरे कॉल करते हैं, सुनील भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी संस्था में मैं जोड़ लूँ। मैं भाई मेरी डर नहीं लगता उनको पुलिस वाले से और ड्राइवरों को? मैं बोलता हूँ भाई मैं कोई संस्था नहीं है ना, मेरे पास टाइम संस्था के लिए। मुझे चुनिंदा आदमी जो बड़ी होते हैं मिले नहीं अभी तक, जब मिलेंगे तब हम संस्था बनाएंगे। तो पीछे क्या हुआ है कि यूपी में एक ड्राइवर का रात को फोन आया, भाई सुनील बार बार आ रहा था, मैं भी भाई सोया नहीं था कई दिन से, नींद पूरी नहीं होती। तो मैं सारण गांव से है वो, नाम मेरे ध्यान में नहीं है उनका। बोले भाई साहब मैं यूपी में पकड़ लिया और आपके नाम से छूट गया। हम मेरे नाम से कैसे छूट गए भाई? मैं आप छूट गए? बोले हाँ अभी तो फोन काट, सुबह बात करेंगे, कोई जरूरी है तो बता। नहीं ना सुबह पक्का फोन उठाना, उसका सुबह फिर फोन आया। बोले एक पुलिस वाले ने, यूपी वाले ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के बोले कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, वो गाड़ी वाला पैसे मांग रहा था ज़्यादा। वो बोले मेरी गलती नहीं है, नुकसान के पैसे बड़ी गाड़ी वाले पे ज़्यादा वो आती है परेशानी उसको। तो थाने में ले गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो SHO थे उनको वो मिला, जी मैं ऐसे ऐसे हरियाणा से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ये कह रहे हैं भाई इसकी गाड़ी के इतने पैसे देनी तो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी गाड़ी ठीक करवा। तो वो बोला भाई किसको जानता है? बोले उसने मेरी वीडियो दिखा दी SHO साहब, उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई ड्राइवर भाई को, उसको पूछा तेरे से किसी ने और कुछ तो नहीं लिया? उनका कंप्रोमाइज भी ऐसे ही करवा दिया। बोला कुछ लिया तो नहीं? बोला जी 50 रुपए वो जो लेके गया था ना कोई पुलिस वाला था, वो उसने ले लिए, वो भी वापस दिलवाए। ये मतलब फोन पे बात हुई थी। वो ड्राइवर भाई बोला यार मैं हरियाणा से और यूपी में भी आपको देखकर मैंने बताया मेरा भाई है, मुझे भाई बोलते हैं, कोई भी मेरा सगा भाई तो नहीं है, लेकिन वैसे भाइयों की कमी नहीं है, किसी रोड पे जाता हूँ ड्राइवर भाई हो। तो मेरे को फिर ये चीज़ पेन हुई भाई, एक ड्राइवर है रोड पे गाड़ी लेके निकल गया सुबह, उसको पता ही नहीं है वो शाम को ठीक ठाक घर आएगा नहीं आएगा, कोई शराबी उसको ठोक दे या वो पी के किसी को ठोक दे। फिर दूसरा ये कोई महाराष्ट्र में चला रहा है, कोई जम्मू में ऊंचे नीचे पहाड़, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से अपने एक बच्चों के लिए। ड्राइवर की सैलरी होती क्या है? अगर देखा जाए ड्राइवर की सैलरी क्या है? प्राइवेट किसी के जॉब करता है तो दिक्कत, गाड़ियों की किस्त नहीं पूरी होती। और परेशान कौन करता है? सबको पता है इनको कौन परेशान करता है। चलो इनमें गलत लोग भी हैं जो गलत रफ टफ गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते। हम देखते हैं कई बार वीडियो आती है, कोई RTO तंग कर रहा है, कोई पुलिस वाला करे, क्यों? इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? इन सबकी नज़र, मतलब एक मैं कह ही देता हूँ भाई साहब, जैसे कोई भी गाड़ी दूसरी स्टेट की दूसरी स्टेट में जाती है उनको भी परेशान किया जाता है। भाई बाहर की गाड़ी है, चोरी की ना हुई हो, भाई डॉक्यूमेंट चेक करो, पुलिस वाला हो किसी भी डिपार्टमेंट वाला हो या कोई आम आदमी है, ये भी इंसान है भाई, इनकी गलती क्या है?